हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीसी जनित्र में ईएमएफ समीकरण के बारे में। जब डीसी जनित्र में स्थित आर्मेचर को एक निश्चित स्पीड पर यानी कि आरपीएम पर घुमाया जाता है तो वाइंडिंग में बैक ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ब्रश के सिरों पर प्राप्त होता है। इसकी गणना करने के लिए निम्न चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फाई है वो फ्लक्स है, प्रति पूर्ण फ्लक्स, जिससे वेबर में दर्शाया जाता है, यानी जो इसका मात्रक है वो वेबर होता है और जो इसका प्रतीक है वो फाई होता है। और जो जेड आर्मेचर चालकों की कुल संख्या जेड से प्रदर्शित की जाती है। इसमें खांचों की संख्या को प्रति खांचा चालकों की संख्या से मल्टीप्लाई करके आर्मेचर चालकों की कुल संख्या ज्ञात की जाती है, जिसे जेड से दर्शाते हैं। पी होता है पोलों की संख्या और ये ए होता है प्रति समांतर पथों की संख्या। ए होता है समांतर पथों की संख्या। अगर आपका जो आर्मेचर है वो लैप वाउंड है, अगर वो लैप वाउंड है तो A इज इक्वल टू पी होगा। और अगर वो वेव वाउंड है तो A इज इक्वल टू 2 होगा। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और N होता है प्रति मिनट आर्मेचर चक्र, जो आरपीएम में ज्ञात किए जाते हैं। और ईबी प्रेरित ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे वोल्ट में दर्शाया जाता है। तो आर्मेचर के प्रति चक्र में चालक द्वारा उत्पन्न औसत ईएमएफ ज्ञात करने के लिए ईबी इज इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। ये पहली समीकरण हो जाएगी। अब इसमें अपन डी फाई और डी टी का मान ज्ञात करेंगे पहले कि डी फाई और डी टी के बराबर क्या होता है। तो प्रत्येक चालक द्वारा एक चक्र में काटा गया फ्लक्स उसके बराबर पी अपॉन फाई के बराबर होता है, यानी कि पोलों की संख्या इंटू फ्लक्स, काटे गए फ्लक्स की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक चालक में काटे गए फ्लक्स की मात्रा अपन को मिल जाएगी टोटल। और एक चक्र में लगा समय, तो यानी कि 1 मिनट में कितने आरपीएम यानी कि कितने वो राउंड घूमा, उससे निकाल लेंगे अपन समय, और ये सेकंड में होता है। तो ईबी यानी कि बैक ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। इसमें अपन इन दोनों का मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले में। इसमें अब मान रख देंगे। ओके, एक सेकेंड। तो डी फाई की जगह तो आ जाएगा पी फाई और डी टी की जगह आ जाएगा 60 अपॉन एन। तो एन को ऊपर लेके चलेंगे तो पी फाई एन अपॉन 60 हो जाएगा। इसमें चालकों की संख्या को भी ऐड करेंगे तो पी फाई जेड एन अपॉन 60 हो जाएगा। और आगे चल के अपन इसमें समांतर पथों की संख्याओं को ऐड करेंगे, यानी समांतर पथों की संख्या वही लैप वाउंड और वेव वाउंड, यानी कि इसका जो आखिरी जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है पी फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू ए। ये इसका लास्ट फॉर्मूला है और यही आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने नोट्स के रूप में लिखी है, इसको भी आप ज़रूर याद रखना कि जो बैक ईएमएफ की दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। और बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। और
और बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित वोल्टेज से कम होता है। अगर इसका मान आरोपित वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो मोटर बंद हो जाएगी, मोटर चलेगी ही नहीं। और यह प्रेरित विद्युतवाहक बल आर्मेचर पर आरोपित विद्युतवाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब ईएमएफ और बैक ईएमएफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये मुख्य विद्युतवाहक बल का विरोध करता है बैक ईएमएफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी कि इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो बहुत